चैप्टर्स 1013 ग्रे मेमोरी, 1014 फूड पाथ इनहेरिटेंस, 1015 सीन्स ऑफ पास्ट इवेंट्स, 1016 ओवर अ लॉन्ग टाइम चैप्टर स्टार्ट यह ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन अर्थ कलैप्स तो बिल्कुल हाई एंड रीजनेबल था। इसने न सिर्फ गू इमोर्टल्स को जमीन में फंसा दिया बल्कि उनके थॉट्स को भी रोक दिया था। बिना थॉट्स के अपने गू वॉर्म्स को चलाए गू इमोर्टल्स भला कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते थे? हाँ, अगर वो इससे रोकने के लिए विजडम पाथ के मेथड्स इस्तेमाल कर पाते तो अलग बात थी, लेकिन उसके लिए शर्त यह थी कि विजडम पथ का मेथड पहले से हाई सेटअप करना पड़ता, वरना एक बार अर्थ कॉलेप्स में फंस गए तो भले हाईगू इमोर्टल के पास विजडम पथ का मेथड हो, वो यूज इस्तेमाल हाई नहीं कर पाएगा। पहले से एक्शन लेना ही एक लौटा रास्ता था। अगर पहल नहीं की तो समझो गेम ओवर। इससे ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन की पावर का अंदाजा हो गया था, तो मिरियड ट्रिब्यूलेशन की ताकत तो इमेजिन हाई की जा सकती थी। डैम इट, यिंगवुजी लगातार जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिशों का कुछ खास नतीजा नहीं निकल रहा था। वो चिल्लाते हुए और भी गहरा धंसता जा रहा था। स्ट्रगल करना बैंड करो, सोचना भी बैंड करो, इससे हमारी हालत और खराब होगी। हम फिलहाल इससे डील नहीं कर सकते, उसके पास खड़े इमोर्टल ज़ॉम्बी बोकिंग ने शांत आवाज में कहा। या साफ साफ कहें तो मो याओ की बची कुची रूह काफी शांत थी। यूज एक्सपीरियंस था। जब वो जिंदा थी उसने अपने लवर बोकिंग की ट्रिब्यूलेशन में मदद की थी। उसने जो मिरियड ट्रिब्यूलेशन देखी थी वो इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। उसके मुकाबले ये ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन अर्थ कलैप्स तो काफी हार्मलेस और हल्का फुल्का था। ए फ्लैट तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी में बॉडी हमें बचाए। यिंगवुजी ने स्पेक्ट्रल सोल की तरफ देखते हुए ठंडी सांस भरी, पर उसने देखा कि स्पेक्ट्रल सोल भी डूब रहा था। उसके विशाल पैरों का आधा हिस्सा पहले ही जमीन के नीचे जा चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका बायां पैर नीचे से जमीन के साथ बुरी तरह से सिला हुआ था। यह पहले इमोर्टल गू हाउस एम्ब्रॉयडर्ड टावर के एक अटैक का नतीजा था। बेशक स्पेक्ट्रल सोल पावरफुल और जबरदस्त था और उसने अपनी पूरी कोशिश भी की, पर वो पूरी सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इस वक्त उसकी 6 ईंट में से 2 हेवन ओवरसीइंग टावर पर टिकी हुई थीं ताकि वो हिल ना सके, और बाकी 4 आसमान को घूर रही थीं। आसमान के ऊपर ग्रे रंग के बादल और घने होते जा रहे थे और धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। दूसरी मिरियड ट्रिब्यूलेशन शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये पहली वाली विंड लाइटनिंग प्रिजन से अलग थी, जो इतनी तेज थी कि रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता था। एक पाल में हवा और बिजली इंसान के पास आकर उस पर हमला कर देती थी। लेकिन ये वाली मिरियड ट्रिब्यूलेशन काफी स्लो थी, इतनी स्लो कि ट्रिब्यूलेशन झेलने वाला कोई भी कई तरीकों से इसका जवाब दे सकता था। लेकिन स्पेक्ट्रल सोल हिला तक नहीं। वो एक गंभीर पहाड़ की तरह शांत खड़ा रहा। क्या हमारी में बॉडी पर असर हो गया है? यिंगवुजी ने चिल्लाकर कहा। वो बेहद परेशान लग रहा था। ये इतना अच्छा मौका है, आपको जवाबी हमला करना ही होगा। लेकिन जब तक ग्रे बादल ने स्पेक्ट्रल सोल को पूरी तरह से ढक नहीं लिया, वो हिला तक नहीं। वो हेवन ओवरसीइंग टावर पर नजर गड़ाए रखे हुए था, उस मजबूती से कंट्रोल करते हुए। हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स परेशान थे। उन्होंने हेवन ओवरसीइंग टावर को स्पेक्ट्रल सोल के अटैक से बचाने के लिए फैंटम मेथड का इस्तेमाल किया था। लेकिन किसने सोचा था कि स्पेक्ट्रल सोल का फैंटम पाथ अटेनमेंट लेवल उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। वो यकीनन एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर था। हेवन ओवरसीइंग टावर की फैंटम टैक्टिक का स्पेक्ट्रल सोल ने फायदा उठा लिया था और अब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस नहीं आ पा रहा था। ऐसे स्टेट में भला वो कैसे लड़ता या कुछ और करता? मिरियड ट्रिब्यूलेशन आ रही है, यिंगवुजी ने दांत पीसते हुए ग्रे बादल को धीरे धीरे नीचे आते देखकर कहा। इमोर्टल ज़ॉम्बी बोकिंग ने इल सिकोड़ लीन, उसके मसल्स तन गए थे। ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन अर्थ कलैप्स हाई उन्हें लाचार और बेबस बनाने के लिए काफी थी। अब जब मिरियड ट्रिब्यूलेशन भी आ गई थी, तो क्या ये बोकिंग और यंगवुजी का एंड था? ग्रे बादल नीचे उतरा, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये हो क्या रहा है? क्या ये एक हार्मलेस मिरियड ट्रिब्यूलेशन है? यिंगवुजी नर्वस था। जब उसने देखा कि कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो उसने अपने शरीर को हर तरफ से छूकर देखा और शक से चिल्लाया। बोकिंग ने यूज कोई जवाब नहीं दिया। हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स इस मिरियड ट्रिब्यूलेशन को पहचान गए थे, लेकिन यंगवुजी को जवाब नहीं मिल पा रहा था। क्या ये ग्रे मेमोरी है? जिस हेवनली कोर्ट गू इमोर्टल ने इसे पहचाना था, वो चिल्लाया। ग्रे मेमोरी क्या है? अस हेवनली कोर्ट गू इमोर्टल ने याद किया। जब मैं जवान था, मुझे एक बार एक रैंक 8 गू इमोर्टल की विरासत मिली थी। पहले ये रैंक 8 गू इमोर्टल एक मिरियड ट्रिब्यूलेशन ग्रे मेमोरी को पार नहीं कर पाया था। अपने आखिरी पलों में उसने अपनी विरासत पीछे छोड़ दी।
यह मिरियड ट्रिब्यूलेशन शरीर के लिए हार्मलेस है, लेकिन ये इंसान की सबसे गहरी यादों को बाहर खींचती है। ये यादें या तो वो होती हैं जिन्होंने गु इमॉर्टल के दिमाग को बहुत तकलीफ दी हो, या उनकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा सदमा हो। इस मिरियड ट्रिब्यूलेशन को हल्के में मत लेना। वो रैंक 8 सीनियर इसके सामने 15 मिनट भी नहीं टिक पाया था। उसने अपना सारा मोटिवेशन खो दिया और इतना उदास हो गया कि उसके अंदर लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची। उसने जीने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। कहते हैं ना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को देखो, वो दुनिया में इनविंसिबल था, तो क्या उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद नहीं था? दुनिया में हर किसी के लिए, भले ही हम रैंक 9 वेनरेबल बन जाएं, एक टाइम ऐसा जरूर होता है जब हम कमजोर थे। हम स्टेप बाय स्टेप कल्टिवेट करते हैं, रास्ते में स्ट्रांग बनते जाते हैं। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने पूरी दुनिया में लोगों को काटा। उसके अंदर बेइंतहा कत्ल करने की आग थी। लोगों का अंदाजा था कि शायद बचपन में उसके साथ कोई हादसा हुआ होगा। किसके मन के कोने में दर्दनाक यादें नहीं होती? किसके पास ऐसी शर्मिंदगी वाली यादें नहीं हैं जो वो किसी को बता नहीं सकता? किसने कभी अपने नेचर के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया? इस रास्ते पर किसने कभी कोई गलती नहीं की? कमाल है, बस कमाल है। यह मिरियड ट्रिब्यूलेशन तो गजब है। शायद स्पेक्ट्रल सोल भी यहां आकर लड़खड़ा जाएगा। मिरियड ट्रिब्यूलेशन, ग्रे मेमोरी। क्योंकि उसने इस मिरियड ट्रिब्यूलेशन को पहचान लिया था, स्पेक्ट्रल सोल हिला नहीं। वो जानता था कि कोई भी अटैक इस ट्रिब्यूलेशन को खत्म नहीं कर सकता। इससे पार करने का एक ही तरीका था, इसके अंदर जाकर अपने अतीत, अपनी सारी शर्मिंदगी, सदमे, जिल्लत और गुस्से का सामना करना। उसके शरीर के चारों तरफ लिपटे ग्रे बादलों में अचानक तेज रोशनियां चमकने लगी, और उनमें से आवाजें भी आने लगी। जो इमॉर्टल्स के सामने पेश किया गया, वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के बचपन का एक मंजर था। मार डालो यूएसईवाई, मार डालो यूएसईवाई, मार डालो यूएसईवाई। गू मास्टर्स के एक झुंड ने 3 लोगों के एक परिवार को घेर लिया था। उनकी आंखें लाल थीं और वो बेरहमी से चिल्ला रहे थे, पिताजी, आप मां को नहीं मार सकते। एक बच्चे ने अपनी बुरी तरह जख्मी मां की रक्षा करते हुए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, HMPH, डेमोनिक पाथ के सभी लोगों को मार देना चाहिए। हम राइचस पाथ वालों को इंसाफ कायम करना होगा और डेमोनिक पथ के मेंबर्स को खत्म करना होगा। हम उस क्यों नहीं मार सकते? सिर्फ मार ही नहीं सकते, हमें यूज मारना है होगा। सिर्फ उस मारकर ही हमारे क्लैन की बेइज्जती धूल सकती है। ग्रुप को लीड कर रहे बूढ़े गू मास्टर ने एक राइचस टोन में कहा। वो गुस्से से चिल्लाया। वो यूएस लड़के का दादा था, क्लैन का लीडर। क्लैन लीडर की बातों को सभी क्लैन एल्डर्स और एलिट गू मास्टर्स से जबरदस्त समर्थन मिला। उन्होंने अपने हाथ उठाए और चिल्लाने लगे, मारो, 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 मारो। एक हल्की सी आवाज के साथ ताजा खून फव्वारे की तरह निकला। लड़का तेजी से घुमा। अगले हाईपैल, उसकी उंगली फटी की फटी रह गईं और उसकी पुतलियां सुई की नोक जैसी छोटी हो गईं। उसने देखा कि उसके पिता उसके सामने आ गए थे। उनका चेहरा लाल था और वो दांत पीस रहे थे। उनकी ईड़ी में आंसू थे जब वो अपनी गहरी भावनाओं को दबा रहे थे। उनके हाथ का खंजर उनकी प्यारी पत्नी के दिल में गहरा उतर चुका था। लड़के ने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उस दिन के बाद से वो बहुत शांत हो गया। जाहिर है, ये लड़का बचपन में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल था। ग्रे मेमोरी के असर से उसके बचपन का सदमा अब छुपा नहीं था, वो सबके सामने आ गया था। ग्रे धुंध हिली और एक दूसरा मंजर सामने आया। कई साल बीत चुके थे। छोटा लड़का थोड़ा बड़ा हो गया था। वो अपने दादा के सामने बड़े अदब से खड़ा था। उसके दादा, जो क्लैन के लीडर थे, उन्होंने चाय की एक चुस्की ली और आमतौर पर पूछा, मैंने तुम्हें हमारे क्लैन की हिस्ट्री पढ़ने दी थी, तुमने उससे क्या सीखा? आओ, दादा को बताओ। दादाजी, लड़के ने पहले सलाम किया, फिर कहा, इन कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। ओह, बताओ मुझे, बूढ़े आदमी ने उत्सुकता से पूछा। हिस्ट्री को देखकर मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में एक यूनिवर्सल लॉ है, और वो है मारना। लड़के ने शांति से कहा, मारना? बूढ़े आदमी ने तेवर चढ़ाए। उसने गंभीर आवाज में जवाब दिया, मुझे समझाओ। हाँ, लड़के ने आगे कहा, जब हमें भूख लगती है और पेट के लिए खाना चाहिए होता है, तो हम शिकार को मारते हैं। जब हमारे दुश्मन होते हैं, तो हम अपने दुश्मनों को मारते हैं और खतरे को खत्म करते हैं। जब दुनिया में शांति होती है, तो राजा अपने काबिल सेनापतियों को मार देता है ताकत और कंट्रोल हासिल करने के लिए। लड़का धीरे धीरे बोलता रहा। उसने ध्यान नहीं दिया कि बूढ़े आदमी के माथे पर बाल गहरे होते जा रहे थे। लड़का बोलता रहा,
पूरी हिस्ट्री में बस यही है कि तुम मुझे मारो और मैं तुम्हें मारूं। हीरो कौन है? वो जिसने सबसे ज्यादा दुश्मन मारे। लूजर कौन है? वो जो अपने दुश्मन को मार नहीं पाया और खुद मारा गया। असल में मारना भले ही एक शब्द हो, इसके पीछे बहुत गहरा मतलब है। कैसे मारना है? क्या गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके खुद मारना चाहिए या दूसरे गू मास्टर्स को काम पर लगाना चाहिए? कभी कभी हम सीधे सीधे नहीं मर सकते क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम असैसिनेशन का रास्ता चुनते हैं। असैसिनेशन के भी कई तरीके हैं, जैसे कि बस करो, बूढ़ा आदमी दहाड़ा, गुस्से में उसने कब जमीन पर डे मारा। टुकड़े लड़के के चेहरे के पास से गुजरे और एक घाव बन गया, खून धीरे धीरे बहने लगा। बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ, लड़के की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाया, मैंने तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए इसलिए भेजा ताकि तुम हमारे क्लैन के पूर्वजों की उपलब्धियों की तारीफ करो और हमारे क्लैन की शानदार हिस्ट्री के बारे में जानो। मैं चाहता था कि तुम तहजीब और ईमानदारी सीखो, मैं चाहता था कि तुम राइचस पथ की शान को समझो। और तुमने मारना सीखा? ये कैसी उल्टी सीधी सोच है? तुम 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 तुम्हें 1 महीने के लिए नजरबंद किया जाता है, घर में रहो और अपनी गलती पर सोचो। जी दादाजी, लड़के ने जवाब दिया। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसकी इल्म में एक जिद्दी चमक थी। ग्रे धुंध हिली और मंजर फिर से बदल गया। कई सालों बाद लड़का अब एक रैंक 1 गू मास्टर बन चुका था। ही, मैंने आज आखिरकार हिडन और अगू रिफाइन कर ही लिया। मैं दादाजी के स्टडी रूम में छुपकर उन्हें एक सरप्राइज दूंगा। नौजवान चुपके से कमरे में घुस गया। नहीं, मैं तो सिर्फ एक रैंक 1 गू मास्टर हूं, जबकि दादाजी रैंक 4 हैं। उनके लिए मुझे ढूंढना बहुत आसान होगा। मुझे सीक्रेट डोर के पीछे छुपे हुए रास्ते में छुपना चाहिए और बाद में कूदकर दादाजी को डराना चाहिए। नौजवान ने अपना मन बदला, उसने सीक्रेट डोर खोला और उसके पीछे छिप गया। थोड़ी देर बाद उसने एक हलचल सुनी। उसने सीक्रेट डोर खोलने की हिम्मत नहीं की, वो सिर्फ आवाजें सुन सकता था। डू लॉग स्टडी रूम में आए। उसके दादा भारी और जल्दबाजी वाले कदमों से चल रहे थे, वो गुस्से में थे। ये गद्दार बेटा, क्या ये सच में बगावत करना चाहता है? वो अपने बाप को नुकसान पहुंचाना चाहता है? बूढ़े क्लैन लीडर गुस्से से लाल थे, उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा जिससे एक बड़ा झटका लगा। क्लैन लीडर, सबूत पक्के हैं। ये खबर फैल चुकी है कि आपको 80 साल की उम्र वाला लाइफ स्पैन गू मिला है। यह कंफर्म हो गया है कि यंग क्लैन लीडर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक कर्कश आवाज सुनाई दी। नौजवान तुरंत पहचान गया कि यह एक क्लैन एल्डर था, क्लैन लीडर का खास आदमी। HMPH, ये गद्दार बेटा, ये मेरी सत्ता छीनना चाहता है, ये कैसे मुमकिन है? क्लैन लीडर चिल्लाया। क्लैन लीडर, बहुत से बड़े लोग यंग क्लैन लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। कर्कश आवाज ने फिर कहा। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। नौजवान के दादा की आवाज गंभीर हो गई, मेरे बेटे का असर कम नहीं है। अगर हम उस पर खुलेआम काबू पाने की कोशिश करेंगे तो न सिर्फ राइचस पथ में हमारी इज्जत खराब होगी, बल्कि क्लैन के अंदर झगड़ा शुरू हो जाएगा जिससे क्लैन कमजोर होगा। जाओ और तैयारी करो, हम पहले हमला करेंगे और यूज असैसिनेट करने का मौका ढूंढेंगे। एक बार वो मर गया, जब तक हम इस गद्दार बेटे को मार देंगे, बाकी क्लैन एल्डर्स के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। क्लैन लीडर समझदार हैं। सीक्रेट डोर के पीछे छुपे हुए रास्ते में नौजवान ने अपना मुंह ढक लिया, उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। चैप्टर 10-14 फूड पाथ इनहेरिटेंस। ताई बाई यून शेंग फैंग युआन को उठाए हुए तेजी से दौड़कर भाग रहा था। हे लूलैन ने ग्रे धुंध पर आखिरी नजर डाली। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के दर्दनाक बचपन ने ही लूलन को एक अजीब सा अपनापन महसूस कराया, क्योंकि उसके अपने एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसे ही थे। किसी वजह से ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन, अर्थ कलैप्स का अन पर कोई असर नहीं हो रहा था। ताई बाई यून शेंग और ही लूलैन ने इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। वो शौक और खुशी के मिले जुले एहसास के साथ भाग रहे थे। 10 एक्सट्रीम फॉर्मेशन अपने नाजुक मोड़ पर था, वो आसपास को कंट्रोल नहीं कर सकता था। ताई बाई यून शेंग और ही लूलैन बहुत आसानी से भाग निकले। जल्द ही ये टियन माउंटेन की लड़ाई उनके दिमाग से पीछे छूट गई। कुछ ही मिनट में उन्हें आसमान के ग्रे बादल भी दिखने बैंड हो गए। फैंग युआन, उठो। हे लूलैन ने फैंग युआन के चेहरे पर थप्पड़ मारा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो गहरी नींद में सोया हुआ था। फैंग युआन के फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल के बिना वो सदर्न बॉर्डर से बाहर नहीं जा सकते थे। हाँ, अगर वो रीजनल वॉल्स को पार करते तो अलग बात थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स,
दूर से एक आवाज सुनाई दी। अगले हाइपैल 3 सदर्न बॉर्डर गू इमोर्टल्स वहां उतरे। हे लुलन और ताई बाई यून शेंग को चोटों से भरी बुरी हालत में देखकर उनका लीडर गू इमोर्टल हैरान हो गया। तुम्हारी चोटों को देखकर लगता है तुम लोग ईटियन माउंटेन से आए हो। बोलो, आखिर वहां हुआ क्या है? ताई बाई यून शेंग के चेहरे पर सतर्कता के भाव थे। हे लुलैन ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें जानना है वहां क्या हुआ तो खुद जाकर देख लो। तीनों सदर्न बॉर्डर गू इमोर्टल्स ने गुस्से से नाक सिकोड़ी। उनका कल्टिवेशन लेवल ज्यादा नहीं था। वो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उनके रिस्पेक्टिव क्लान्स के गू इमोर्टल एक्सपर्ट्स यीटियन माउंटेन गए थे और उनसे सारा कम्युनिकेशन टूट गया था। कोई भी सुपर फोर्स हो, वो ग्रेसफुल कियोटिक ड्यूअल स्टेज के मालिकाना हक को लेकर बहुत चिंतित थे। ऊपर से ही लूलन और ताई बाईयून शेंग के औरस बहुत कमजोर द वो चोटों से भरे हुए थे और अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं थे। हम तुमसे बोलने के लिए कह रहे हैं, बेहतर होगा हमारी बात मानो। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमोर्टल्स सदर्न बॉर्डर में आकर इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अटैक! इन तीनों को पकड़ लो। इस तरह अचानक ही एक लड़ाई शुरू हो गई और ये टियन माउंटेन के बैटलफील्ड में ग्रे धुंध अभी भी फैल रही थी। सिचुएशन एकदम रुकी हुई थी। हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स ने कितनी भी कोशिश की, वो अपने फैंटम फॉर्म से बाहर नहीं आ पा रहे थे। यिंग वूजी और बो किंग दोनों अर्थ कॉलिप्स की वजह से जमीन पर हिले बिना पड़े थे। ग्रे धुंध की लहरें इमोर्टल ज़ॉम्बी बो किंग के चारों तरफ लिपट गईं और उनमें तेज रोशनियां चमकने लगी, लगातार बदलते हुए मंजर दिखाते हुए। यह मो याओ की यादें थीं। एक वेरिएंट ह्यूमन होने के नाते उसने हमेशा बाहर वाले होने का दुख झेला था। वैसे ये अजीब था कि बो किंग के इमोर्टल ज़ॉम्बी शरीर में मो याओ की बची कुची रूह थी। पता नहीं पस्त में बो किंग के साथ उसकी ट्रिब्यूलेशन के दौरान क्या हुआ था, लेकिन मो याओ, जो अब यहां थी, यूसिस अटैक को सहना पैड रहा था क्योंकि उसकी बची कुची रूह ग्रे धुंध में थी। उसके दिमाग की सबसे दर्दनाक यादें बाहर खींची जा रही थीं। HMPH इमोर्टल ज़ॉम्बी बो किंग हल्के से हंसा। अपनी जिंदगी के इन दर्दनाक सदमों का सामना करते हुए मो याओ की बची कुची रूह ने अपनी मजबूत पर्सनालिटी दिखाई। अजीब है, तुम पर ग्रे धुंध का असर क्यों नहीं हो रहा है? बो किंग ने अपने पास पड़े यिंग वूजी को देखा। यिंग वूजी बो किंग के आसपास की ग्रे धुंध को बड़े ध्यान से देख रहा था। मुझे नहीं पता। यिंग वूजी ने सर हिलाया और इशारा किया, तुम्हारा वाला काफी इंटरेस्टिंग है। बो किंग ने गुस्से से कहा, लगता है क्योंकि तुम अभी अभी पैदा हुए हो और जीने के लिए सिर्फ 18 घंटे हैं, तुम्हें ये सब एक्सपीरियंस करने का टाइम हाई नहीं मिला। ये कहते हुए बो किंग का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मिरियड ट्रिब्यूलेशन ग्रे मेमोरी यिंग वूजी के लिए कोई खतरा नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि वो बहुत नया था, उसके पास ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के लिए मामला बिल्कुल अलग था। ये दूसरी मिरियड ट्रिब्यूलेशन सच में बहुत खतरनाक है। एक बार तुम ग्रे धुंध के अंदर आ गए तो न सिर्फ तुम्हारे पास्ट के सदमे सामने आते हैं, बल्कि तुम्हारे दिमाग के सबसे गहरे इमोशंस भी बाहर आ जाते हैं। तुम वही इमोशंस महसूस करते हो जो तुमने कभी किए थे। मेरी यादों ने ही मुझे इतना परेशान कर दिया है। अगर ये यादें मेरे लव के बारे में हो तो शायद मैं। अगर मुझ पर इसका इतना असर हो रहा है तो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल, जिसने इतनी लंबी जिंदगी जी है और इतने एक्सपीरियंसेस किए हैं, वो इससे कैसे डील करेगा? ये सोचते हुए मो याओ की बची कुची रूह ने इमोर्टल ज़ॉम्बी शरीर को हिलाकर ऊपर देखा। ग्रे धुंध के अंदर स्पेक्ट्रल सोल एक ऊंचे पहाड़ की तरह था। वो हिले बिना खड़ा था, एक शांत ज्वालामुखी की तरह। उसके चारों तरफ ग्रे धुंध हो रही थी, अनगिनत रेनबो लाइट्स चमक रही थीं। इस धुंध ने हर तरह के इमेजेस दिखाए। स्पेक्ट्रल सोल अब एक गू इमोर्टल बन चुका था। अर्थ अबिस के अंदर, नौजवान, तुम मेरी विरासत हासिल करना चाहते हो? अंधेरे में दो ऊँट लालते की तरह चमकीन। हाँ, गू इमोर्टल ने साफ साफ कहा। उसने एक काला चोगा पहना हुआ था और उसके बिखरे बाल कंधों तक उसका एक्सप्रेशन ठंडा था। उसकी ईंग में वक्त वक्त पर एक तेज चमक आ जाती थी। ही, हा हा हा। अंधेरे में एक पागलों वाली हंसी सुनाई दी। वो और तेज होती गई, इतनी तेज कि कान के पर्दे फट जाएं। थोड़ी देर बाद हंसी रुक गई। लगता है तुमने अपना फैसला कर लिया है। तो फिर यह है तुम्हारा इनहेरिटेंस टेस्ट। रो! एक जोरदार दहाड़ के साथ अंधेरे से एक अजीब जानवर निकला। इस जानवर के 4 पैर, इसका शरीर स्केल से ढाका हुआ था और इसका सर एक मगरमच्छ का था। उसके विशाल मगरमच्छ जैसे मुंह के अंदर तेज दांत, वो खंजर की धार की तरह ठंडी रोशनी में चमक रहे थे। उसके सर के ऊपर 2 घुंघराले ड्रैगन हॉर्न्स थे, लेकिन उसके शरीर से एक गू इमोर्टल का ऑरा आ रहा था।
जाहिर है ये एक बीस्टमैन गू इमॉर्टल था। बीस्टमैन एक तरह के वेरिएंट ह्यूमन द हिस्ट्री में 3 डेमन वेनरेबल्स के दौर में उन्हें सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया था। किसने सोचा होगा कि स्पेक्ट्रल सोल अपनी जिंदगी में एक बीस्टमैन गू इमॉर्टल से मिलेगा। ड्रैगन हॉर्न्स और मगरमच्छ के सर वाले इस बीस्टमैन गू इमॉर्टल ने अपना मुंह खोला गू इमॉर्टल पर झपटा मारने के लिए, लेकिन गू इमॉर्टल स्पेक्ट्रल सोल ना तो हिला और ना हाय बचाव किया। बीस्टमैन ने काटा और स्पेक्ट्रल सोल का हाथ उखाड़ दिया। खून फव्वारे की तरह निकला। का बीस्टमैन चाबाने लगा। उसके तेज दांतों के नीचे स्पेक्ट्रल सोल का हाथ चीथड़े चीथड़े हो गया। उसके दांतों के बीच से खून रिसने लगा, हर तरफ बह रहा था। गल्प। बीस्टमैन ने निगल लिया खून और मांस को हड्डियों के साथ अपने गले से नीचे उतार दिया। लाजवाब, मैंने इतने टाइम से इतना ताज़ा खाना नहीं खाया है। बीस्टमैन गू इमॉर्टल चिल्लाया और फिर से झपटा मारा। स्पेक्ट्रल सोल पीछे नहीं हटा, उसने यूज काटने दिया। बीस्टमैन गू इमॉर्टल ने जल्दी से उसका दूसरा हाथ और उसके दोनों पैर भी खा लिए, उन्हें निगल गया। भयंकर दर्द के बावजूद स्पेक्ट्रल सोल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसने तेवर तक नहीं चढ़ाए। इसके बजाय बीस्टमैन गू इमॉर्टल के चेहरे पर कुछ हैरानी दिखी। तुम पहले वाले लोगों से अलग हो। बीस्टमैन गू इमॉर्टल ने खाना बैंड कर दिया। उसने स्पेक्ट्रल सोल को देखते हुए तारीफ के अंदाज में कहा, तुम्हारे अंदर डर का कोई एहसास ही नहीं है। तुम जानते हो, मैंने फूड पाथ इजाद किया है, मैंने खाने पर बहुत रिसर्च की है। बहुत से लोग मेरी विरासत पाना चाहते थे, उन्होंने मुझे खुद को खाने दिया। वो बाहर से बहुत सख्त दिखते थे बिना किसी एक्सप्रेशन के, लेकिन अंदर से वो दर्द और डर से भरे हुए थे। ये मत सोचो कि इमोशंस को इतनी आसानी से छुपाया जा सकता है। असल में इस तरह का मांस खट्टा और घिनौना लगता है, ये बिल्कुल भी लजीज नहीं होता, खाते ही पता चल जाता है। तो क्या मेरा मांस लजीज है? स्पेक्ट्रल सोल ने पूछा। बीस्टमैन गू इमॉर्टल ने तेवर चढ़ाए। वो बोला, सच कहूं तो तुम्हारा मांस ठंडा है, तुम्हारी हड्डियां बहुत सख्त हैं, यह लजीज नहीं है। इनका टेस्ट अन बर्फ की चट्टानों जैसा है जो मैं बचपन में खाता था, जब तुम इंसान बर्फीले इलाकों में मेरा शिकार करते थे और मैं भूखा भाग रहा था। लेकिन छोड़ो ये सब। हा, मैं यहां फंसा हुआ हूं, मैंने इतने टाइम से कुछ ताज़ा नहीं खाया है। वे इससे संतुष्ट कैसे ना हूं? इसके अलावा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है दिल, फेफड़े, जिगर और गुर्दे, ये मेरे फेवरेट्स हैं। हा। लड़के, तुम मेरी विरासत चाहते हो, उसकी एक कीमत है। आखिरी पाल में मर मत जाना। ये कहते हुए बीस्टमैन गू इमॉर्टल ने पंजा मारा, स्पेक्ट्रल सोल का पेट चीर दिया और उसकी छोटी और बड़ी आंतें बाहर खींच लीं। फिर स्पेक्ट्रल सोल के सामने उसने उन्हें अपने मुंह में खींच लिया और चिल्लाया कि वो बहुत लजीज थीं। स्पेक्ट्रल सोल का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन अभी भी ठंडा था, जैसे कि वो उसकी आंतें हो ही ना। बीस्टमैन गू इमॉर्टल की ईर्ष्या की गहराइयों में एक पाल के लिए डर की लहर दौड़ गई। वो हंसा, अपने पंजे लहराए, स्पेक्ट्रल सोल की छाती की तरफ इशारा करते हुए बोला, अब मैं तुम्हारे फेफड़े खाऊंगा, तुम्हें सहना होगा। वे क्या नहीं सह सकता? स्पेक्ट्रल सोल ठंडा सा मुस्कुराया। इस खास माहौल में भले ही मुझे तब तक खाया जाए जब तक मेरा सिर्फ सर ना बचे, मैं फिर से पूरा हो सकता हूं। और तब तक मुझे तुम्हारी विरासत मिल चुकी होगी। उसके बाद तुम्हारी मेरे लिए कोई कीमत नहीं रहेगी, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। बीस्टमैन गू इमॉर्टल के हाथ एक पाल के लिए रुक गए। वो गुस्से में आ गया, उसकी ईंट से आग निकल रही थी। लड़के, बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं देखना चाहता हूं तुम कब तक ये सह सकते हो। उसने जानबूझकर धीरे धीरे काम किया, स्पेक्ट्रल सोल के शरीर में रगड़ पैदा करते हुए, उस महसूस कराते हुए कि उसकी आंतें और अंग पकड़े जा रहे हैं और उसकी हड्डियां खुरची जा रही हैं, ताकि उसके अंदर डर और घबराहट पैदा कर सके। बीस्टमैन गू इमॉर्टल ने स्पेक्ट्रल सोल के अंग निकाले और उन्हें एक एक करके खा गया। उसके सामने वो बार बार अपना मुंह खोलता ताकि स्पेक्ट्रल सोल अपने अंगों की बुरी हालत देख सके जो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। स्पेक्ट्रल सोल का शांत एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदला और उसमें दिलचस्पी के भाव आ गए। बीस्टमैन गू इमॉर्टल ने ये नजर देखी और उसका एक्सप्रेशन बदल गया। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं तुम्हारा मांस खा रहा हूं, मैं तुम्हारे अंग खा रहा हूं, और तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? बीस्टमैन गू इमॉर्टल ने स्पेक्ट्रल सोल को एक अविश्वसनीय एक्सप्रेशन के साथ देखा। हाँ, खाना इस दुनिया का एक नेचुरल हिस्सा है, लेकिन खाने के दूसरे पहलू में मारना है। हम मांस खाते हैं, हमें शिकार करना पड़ता है। जब हम सब्जियां खाते हैं, हमें उन्हें उखाड़ना पड़ता है, वो भी मारना ही है। भले ही हम सिर्फ हवा खाएं और पानी पिएं,
हम उन्हें भी निगल रहे हैं और पचा रहे हैं। कुल मिलाकर खाना है, मारना है। हाँ, मारना सिर्फ खाना नहीं है, इसलिए तुम्हारा फूड पाथ मेरे किलिंग पथ से नीचे है। मैंने बहुत सी चीजें खाई हैं, लेकिन मुझे कभी किसी दूसरे ने नहीं खाया। तुम मुझे अब खा रहे हो, ये मुझे मारने के बराबर है। ठीक उसी तरह मैंने बहुत से जीवों को मारा है, लेकिन मुझे कभी किसी ने धीरे धीरे नहीं मारा। इससे मुझे मारे जाने का एहसास समझने का मौका मिला। ये एक तरह का एंजॉयमेंट है। जो मारते हैं उन्हें मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिर्फ दूसरों को मारकर मैं मारने को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। मारे जाने में एक गहरा मतलब समझाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बीस्टमैन गू इमॉर्टल ने यह सुना और उसकी ऊन फटी की फटी रह गई। वो स्पेक्ट्रल सोल को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना, कोई राक्षस देख रहा हो। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। यूज लगा कि वो अब अपने सामने इस नौजवान को नहीं निगल सकता। उसने थूक निगला। उस लगा कि उसका गला बैंड हो गया है। लड़के, मैं अब तुम्हारा ऊपरी शरीर खाऊंगा, देखते हैं तुम कितना एटीट्यूड दिखाते हो। बीस्टमैन गू इमॉर्टल चिल्लाया, एक पागलों वाली नजर से खाते हुए। उसकी आंखें लाल थीं। जल्द ही गू इमॉर्टल स्पेक्ट्रल सोल का सिर्फ सर बचा था। ये देखकर हेवनली कोर्ट के सभी गू इमॉर्टल्स, साथ हाई इमॉर्टल ज़ॉम्बी बोकिंग और यंग वूजी, शांत थे। भले ही उसका सिर्फ सर बचा था, गू इमॉर्टल स्पेक्ट्रल सोल अभी भी शांत और सुकून में था। ये कैसी विल पावर है? हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स के पास शब्द नहीं थे। पहले जो हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल मिरियड ट्रिब्यूलेशन ग्रे मेमोरी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था, ये देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। लेकिन इस पल बीस्टमैन गू इमॉर्टल जोर जोर से हंसने लगा। वो पागलों की तरह हंसा। वो इतना खुश था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये मजाक से भरा हुआ था। हा, तुम्हें धोखा दिया गया, लेकिन परेशान मत हो, तुम धोखा खाने वाले 270वें 270th इंसान हो। हा, स्पेक्ट्रल सोल की नजर चमकी। क्या ये विरासत नकली है? बिल्कुल असली है। टैब मेन रैंक 8 तक कल्टिवेट कर चुका था। बार्बेरियन ज्यूलिए ने मुझे मारने के बजाय फंसाने की कोशिश की। वो मेरे फूड पथ के पीछे था। HMPH मेन यूज हारा नहीं सका, लेकिन वो भी इतनी आसानी से अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकता था। मैंने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया कि मेन फूड पाथ इनहेरिटेंस आगे आने वाले इंसानों को दूंगा, लेकिन उस नहीं। और विरासत लेने वाले को मेरा खाने का टेस्ट सहना होगा। एग्रीमेंट करने के बाद मैं यहां फंस गया। बहुत से इंसान यहां टेस्ट पास करने के लिए आए, फूड पाथ का ज्ञान हासिल करने के लिए। लेकिन बार्बेरियन ज्यूलिए भी मेरी असली काबिलियत को नहीं समझ पाया। ही, मेरा पूरा शरीर फूड पाथ डाउ मार्क्स से भरा है। मैं एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया हूं जो मुझसे पहले कोई नहीं पहुंचा। मैं पेट भरने के लिए पत्थर और हवा खा सकता हूं। मेन गू वॉर्म्स भी खा सकता हूं अपने ऊपर डाउ मार्क्स बढ़ाने के लिए। मैं लगातार डाउ मार्क्स खाता रहा और आखिरकार 1000 साल बाद मैंने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया जो हमने किया था। हा, तो अब समझे? ए फ्लैट, मैं तुम्हारा सर खाऊंगा और तुम्हें अपने न्यूट्रिएंट्स में बदल दूंगा और खुद को ताकत दूंगा ताकि मैं रिकवर कर सकूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम उन बेचारे लोगों में से एक सबसे यूनिक हो जिन्हें मैंने खाया है। तो ये बात है। स्पेक्ट्रल सोल का अभी भी वही शांत एक्सप्रेशन था। वो बहुत शांत था। बीस्टमैन गू इमॉर्टल का चेहरा जम गया। उसने अपना गला पकड़ा, घबराहट में चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? स्पेक्ट्रल सोल ठंडी हंसी हंसा। मैं कभी किसी दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी और मौत का फैसला नहीं करने दूंगा। एक पुराने एग्रीमेंट की तो बात ही छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है मेरा मांस खाना इतना आसान है? मांस का हर टुकड़ा जो तुमने खाया है उसमें मेरी रूह का एक हिस्सा है। तुम फूड पाथ के बड़े माहिर हो, लेकिन इत्तेफाक से मुझे सोल पथ में भी थोड़ी माहिरात हासिल है। सोल पाथ? ऐसा पथ कब से आ गया? रूह के टुकड़े करने से तुम्हें इतना दर्द होगा जो तुम्हारे मांस के फटने से कहीं ज्यादा होगा। मैं तुम्हें बता दूं, मेन सोल पाथ का फाउंडर हूं। और जहां तक यूएस थोड़े से दर्द की बात है, यूज एक्सपीरियंस करके ही तो मारने का असली मजा आता है ना? स्पेक्ट्रल सोल ने कहा तो बीस्टमैन गू इमॉर्टल का चेहरा राख जैसा हो गया। उसने हिलना बैन कर दिया। वो मर चुका था। उसकी ऊँट फटी की फटी रह गईं। गू इमॉर्टल स्पेक्ट्रल सोल को घूरते हुए। भले ही सामने वाले का सिर्फ सर बचा था, बीस्टमैन गू इमॉर्टल की ईड में सिर्फ डर था। चैप्टर 10-15 सीन्स ऑफ पास्ट इवेंट्स। सिर्फ बीस्टमैन गू इमॉर्टल हाई नहीं, हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स जिन्होंने ये देखा, उन्हें भी बेहद डर महसूस हुआ। राक्षस, शैतान, यह स्पेक्ट्रल सोल पूरी तरह से पागल है, भले ही इसकी कोई वजह हो।
लेकिन वो शैतानी विचारों से भरा हुआ है। उस लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मारा ना जा सके। उस लगता है कि सबसे बड़ा मजा मारने में है। उस लगता है कि आसमान और जमीन का डाव असल में मारना ही है। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो एक डेमन वेनरेबल बन सका और दुनिया में सबसे ज्यादा खून खराबा किया। यहां तक कि उसकी रूह के टुकड़े होने का दर्द भी यूं शानदार लगा। वो देखने में ठंडा और लॉजिकल लगता है, लेकिन असल में वो हद से ज्यादा पागल है। यूज कोई नहीं बचा सकता, उसके दिमाग को सुधारा नहीं जा सकता। यह तो मानना पड़ेगा, एक ना हारने वाली सोच हाय ना हारने वाले बनने की नींव होती है। उसके पास ऐसी सोच है, ये बिल्कुल शैतानी है, लेकिन इसकी वजह से उसका मन कभी नहीं डगमगाएगा। इस दुनिया की हर चीज उसकी इस गलत विचारधारा को और मजबूत करेगी। मिरियड ट्रिब्यूलेशन ग्रे मेमोरी यूज नहीं रोक सकती। भले ही वो अब एक डेमन वेनरेबल नहीं है और फिजिकली इनविंसिबल नहीं हो सकता, लेकिन वो अब भी मेंटली इनविंसिबल है। हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स आपस में बात कर रहे थे। वो चिंतित द, डरे हुए द, नफरत से भरे द, और ये सब उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। चीन चीन। ठीक उसी वक्त आसमान में चिड़ियों की साफ चहचहाट सुनाई दी। हेवनली कोर्ट के इमोर्टल्स ने ऊपर देखा और उन्हें बहुत खुशी हुई। मिरियड ट्रिब्यूलेशन, एक और मिरियड ट्रिब्यूलेशन। मिरियड ट्रिब्यूलेशन ग्रे मेमोरी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक और मिरियड ट्रिब्यूलेशन पहले ही आ रही है। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल आसमान को चुनौती दे रहा है। एक बार वो जिंदा हो गया तो दुनिया में फिर से खून खराबा होगा। आसमान यूज ऐसा नहीं करने देगा, इसलिए उसने ये भयंकर ट्रिब्यूलेशंस भेजी हैं। वो जरूर सफल नहीं होगा। चिड़ियों की चहचहाट और तेज और लगातार होने लगी। आसमान एक जड़े जैसी रोशनी से चमक रहा था। चिड़ियों के बड़े बड़े झुंड एक फॉर्मेशन में नीचे आ रहे थे। मिरियड ट्रिब्यूलेशन ग्रैंड क्लियर स्पेस। एक हेवनली कॉट गू इमॉर्टल ने इसे पहचान लिया। वो देखने में चिड़िया लग रहे थे, लेकिन असल में ये स्पेस पाथ की पावर थी। ये उड़ने वाले बर्ड्स जहां भी जाते, स्पेस साफ हो जाता, वहां कुछ भी नहीं टिक सकता था। ये एक डरावनी ताकत थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। ये ग्रैंड क्लियर स्पेस है। हिस्ट्री में एक नॉर्दर्न प्लेन्स के पूर्वज द जो ट्रिब्यूलेशन फेल कर गए लेकिन जिंदा बच गए, एक इंस्पिरेशन से उन्होंने इमॉर्टल किलर मूव 3 विंग्ड ग्रीन बर्ड बनाया। उनके वंशजों ने यूज हासिल किया और एक जमाने में नॉर्दर्न प्लेन्स पर राज किया था। हाँ, यही है वो ट्रिब्यूलेशन। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स की उम्मीद भरी नजरों के नीचे जेड रंग के उड़ने वाले बर्ड्स नीचे आकर स्पेक्ट्रल सोल के चारों तरफ घूमने लगे। यह बर्ड्स जहां भी जाते, लंबे और गहरे घाव बन जाते, जैसे कि वो तेज धारों वाले ब्लेड हैं। जल्द हाई स्पेक्ट्रल सोल के शरीर पर GHAAV हाई GHAAV हो गए। ये एक भयानक नजारा था। स्पेक्ट्रल सोल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जमीन पर यंग वूजी चिल्ला रहा था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बोकिंग के चेहरे पर भी घबराहट दिख रही थी। ग्रे धुंध ने स्पेक्ट्रल सोल को घेर रखा था। उसकी ताकत उसकी यादों में डूबने पर मजबूर कर रही थी। हजारों मीटर ऊंची रेनबो धुंध का एक विशाल झुंड सोली के दायरे में हो रहा था। अनगिनत मंजर दिख रहे थे। वो सबके सामने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की जिंदगी के अनुभवों को दिखा रहे थे। अचानक स्पेक्ट्रल सोल के सर के पीछे रेनबो धुंध फैल गई। एक बड़ा पर्दा बन गया जिसने आसपास के सभी मंजर पीछे धकेल दिए। तस्वीर में हरी रोशनी की भरमार थी। यह इमेमोरियल 9 हेवंस का एक ग्रीन हेवन फ्रैगमेंट वर्ल्ड था। गू मास्टर्स का एक ग्रुप फेदमन गू इमॉर्टल्स के ग्रुप से लड़ रहा था। स्पेक्ट्रल सोल, जो अभी भी एक गू इमॉर्टल था, वो भी उनके बीच था। उसने एक काला चोगा पहना हुआ था और उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उससे कत्ल करने का इरादा टपक रहा था। इंसानों, तुम लोग हद से गुजर रहे हो। फेदमन गू इमॉर्टल लीडर चिल्लाया और एक इमॉर्टल गू हाउस बाहर फेंका। वो सेक्रेड फेदर सिटी था। 10 से ज्यादा फेदमन गू इमॉर्टल्स सेक्रेड फेदर सिटी में उतकर घुस गए और शहर एक शानदार रोशनी से चमक उठा। इंसान गू इमॉर्टल्स उन्हें हारा नहीं सके, उनकी बुरी तरह से हार हुई। गू इमॉर्टल स्पेक्ट्रल सोल इमॉर्टल गू हाउस की ताकत का सामना नहीं कर पाया। वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, बस मरते मरते बचा। इसके बाद वो मंजर गायब हो गया और नगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया। हजारों लाखों तस्वीरें स्पेक्ट्रल सोल के चारों तरफ आ गईं। उस इतनी कास कर घेर लिया कि कोई जगह नहीं बची। उसकी जिंदगी के सभी अनुभव, जब तक उनमें इमोशंस दी, वो सब दिखाए जा रहे थे। हर कोई हैरान नजरों से देख रहा था। वो इतने सारे मंजर एक साथ देख ही नहीं पा रहे थे। स्पेक्ट्रल सोल की पूरी जिंदगी को लगातार कंडेंस किया जा रहा था। हर कोई देख सकता था कि वो डिमोनिक पाथ पर आगे बढ़ता गया। उसका कातिलाना नेचर भी बढ़ता गया जैसे जैसे उसका कल्टिवेशन लेवल बढ़ा।
धुंध का एक बड़ा स्क्रीन बन गया जिसने आसपास की तस्वीरों को फिर से पीछे धकेल दिया। पोजीशन स्पेक्ट्रल सोल के बाएं पैर पर थी। ये देखकर इमोर्टल्स समझ गए, रेनबो धुंध से आने वाला मंजर जितना बड़ा होगा, इस वक्त स्पेक्ट्रल सोल के इमोशंस में उतना ही ज्यादा उतार चढ़ाव था। इसलिए जैसे ही मंजर शुरू हुआ, सबका ध्यान उस पर चला गया। ये एक चांदी सफेद स्पेस था। ये एक थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस की जगह थी। गु इमोर्टल स्पेक्ट्रल सोल अंदर घुसा, उसके एक्सप्रेशन से अहंकार झलक रहा था। उसने खुद से कहा, थीविंग हेवन, भले ही तुम एक डेमन वेनरेबल द, तुम अब मर चुके हो। तुम अपनी विरासत मेरे लिए क्यों नहीं छोड़ देते? हालांकि थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंसेस अदरवर्ल्डली डीमंस के लिए छोड़े गए थे। गु इमोर्टल स्पेक्ट्रल सोल एक अदरवर्ल्डली डेमन नहीं था, वो यूज हासिल करने के लायक नहीं था। उसने हर तरह के तरीके आजमाए, लेकिन आखिर में उसने खून थूका, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो खाली हाथ लौट आया। जब स्पेक्ट्रल सोल एक डेमन वेनरेबल बना, उसने दुनिया पर राज किया, लोगों का कत्ल आम किया। वो एक छोटी पर खड़ा था, उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। दूर देखते हुए, लाशों के ढेर को देखते हुए, मरते हुए जीवों को देखते हुए। ये इंसानी हिस्ट्री में दर्ज है, स्पेक्ट्रल सोल ने एक सुपर फोर्स को तबाह कर दिया और सिर्फ लाइफ स्पैन को हासिल करने के लिए 10 मिलियन से ज्यादा लोगों को मार डाला। वो अपने हाथों में लाइफ स्पैन गू से खेल रहा था, जबकि उसका चेहरा उलझन में था। उसने नज़ारे पर नजर डाली, खुद से बड़बड़ाते हुए, आसमान, अगर तुम हमें मारना चाहते हो, तो तुमने हमें बनाया ही क्यों? भले ही उसके पास ऐसी ताकत थी जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, वो उलझन में था। उसका किलिंग पाथ इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। धुंध का एक और बड़ा स्क्रीन सामने आया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल एक थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस में आया, वही जगह जहां वो अपनी जवानी में एक बार गया था। थीविंग हेवन की विल उसके सामने बनी। जो कोई भी वेनरेबल बन सकता है, उसमें कोई ना कोई खास बात जरूर होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम बड़ा दिल दिखाओगे और इस ट्रू इनहेरिटेंस को किसी किस्मत वाले के लिए छोड़ दोगे। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के हाथ उसकी पीठ के पीछे द, उसका एक्सप्रेशन ठंडा था। जब मैं जवान था, मैं यहाँ की हर चीज चाहता था। लेकिन अब मैंने अपना दाव हासिल कर लिया है। यहाँ की चीजें कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उनका मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे पास एक सवाल है। थीविंग हेवन की विल मुस्कुराई, मैं समझता हूं। जो लोग हमारी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, उनके मन में आसमान और जमीन के बारे में सवाल होते हैं। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ अपने अनुभव बांटता हूं, एक रेफरेंस के तौर पर। ठीक है, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने सर हिलाया। थीविंग हेवन की विल ने आगे कहा, तुम शायद पहले से जानते हो, मैं इस दुनिया से नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे तुम लोग अदरवर्ल्डली डेमन कहते हो। मैं जिस दुनिया से आया हूं, वो यहां से अपनी बुनियाद और नज़ारों दोनों में अलग है। मेरे लिए, मैं यहां सिर्फ एक मुसाफिर हूं, मैं घर जाना चाहता हूं। मैंने यूएस मकसद के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है। मेरा असली नाम बेन जियसुन है, अपने असली रूप में, मेरे सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। यहां आने से पहले मेरी एक खूबसूरत मंगेतर थी, हम शादी की तैयारी कर रहे थे। सोसाइटी में मेरा एक ऊंचा स्टेटस था, क्योंकि मैं एक मैकर ऑपरेटर था। मैकर? स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की एड में गहरी दिलचस्पी चमक रही थी। भले ही उसने 5 रीजन्स में सफर किया था, ये पहली बार था जब वो दूसरी दुनियाओं के बारे में सुन रहा था। मैका, तुम उसे कठपुतली या कवच का एक सूट समझ सकते हो। एक इंसान अंदर रहता है और यूज कंट्रोल करके जबरदस्त लड़ने की ताकत पाता है। थीविंग हेवन की विल ने हल्के से समझाया। थोड़ी देर बाद एक और मंजर सामने आया। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने जायंट सुन का ट्रू इनहेरिटेंस पकड़ा हुआ था। उस देखते हुए उसने गहरी सांस ली। यह पोजेशन मेथड उम्र बढ़ा सकता है, लेकिन रूह का इस्तेमाल करके शरीर पर कब्जा करना सिर्फ एक मजबूरी का तरीका है। मौत फिर भी टाली नहीं जा सकती। अपनी उम्र बढ़ाने के लिए लाइफ स्पैन गुहाई सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक गु इमोर्टल का रास्ता मुसीबतों और ट्रिब्यूलेशन से भरा है। शरीर के लिए उनका सामना करना मुश्किल है, और रूह के लिए अकेले अस्तित्व में रहना मुश्किल है। लंबी उम्र का मतलब आसमान को चुनौती देना है। ये मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। जायंट सन, ओ जायंट सन, भले ही तुमने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बनाया और नॉर्दर्न प्लेन्स में लाइफ स्पैन गु लूटने की कोशिश की, लेकिन हेवंस विल बहुत जालिम है। कम से कम लाइफ स्पैन गु बांध रहे हैं। भले ही तुम दुनिया के सारे लाइफ स्पैन गु हासिल कर लो, तो क्या? हेवंस विल हाई लाइफ स्पैन गु के प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। लंबी जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी चीज हेवंस विल है। रिवर ऑफ टाइम के पास
स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल हवा में खड़ा था, नदी की सतह पर तैरते हुए एक लाल कमल को देख रहा था। उसका पूरा शरीर एक गहरे अंधेरे से घिरा था जो लाल कमल को गला रहा था। आखिरकार, अपनी पूरी कोशिश के बाद, उसने सफलतापूर्वक लाल कमल की सतह पर एक भूत का चेहरा छोड़ दिया। पूरी हिस्ट्री में सबसे रहस्यमयी रेड लोटस डेमन वेनरेबल, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने सांस ली। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था जबकि उसकी एड़ी तेजी से चमक रही थी। मैं जानना चाहता हूं, तुमने जानबूझकर रुककर बुरी तरह जख्मी फेट इमॉर्टल गू को पीछे क्यों छोड़ दिया? लंबा समय बीत गया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का एक्सप्रेशन हैरानी और उलझन से मिला जुला था। वो बड़बड़ाया, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सच में एक गहरी साजिश रची है। तो सिर्फ एक पूरा अदरवर्ल्डली डेमन हाई फेट को पूरी तरह से नाश कर सकता है। यहां तक कि थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल भी सिर्फ आधा अदरवर्ल्डली डेमन है। वो मेरे बनाए इमॉर्टल किलर मूव सोल रिप्लेसमेंट जैसा है। उसकी रूह दूसरी दुनिया से है, लेकिन उसका शरीर यही पैदा हुआ था। मुझे अपनी उम्र बढ़ानी है, मुझे आसमान को चुनौती देनी होगी और हेवंस विल के खिलाफ जाना होगा। बदकिस्मती से हेवंस विल की कोई रूह नहीं है, मैं न्यूज़ मार नहीं सकता। शायद इस रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस की मदद से मैं आधा अदरवर्ल्डली डेमन बन सकूं। एक अंधेरे गुप्त कमरे में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल जमीन पर बैठा था। उसके सामने अनगिनत गू फॉर्मेशंस थे। गू फॉर्मेशन के अंदर लाशों का ढेर था, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े और हर तरह के वेरिएंट ह्यूमंस शामिल थे। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के बाल अब बिखरे हुए द, उसके हाथ और शरीर खून से साने द। वो एक कंकाल की तरह पतला हो गया था। उसकी एंडें बुरी तरह सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी। वो एक किताब को टिकटिकी लगाए देख रहा था। लेस देन ग्रेटर दैन, लेस देन ग्रेटर दैन, लेस देन ग्रेटर दैन। सोचा ना था कि मैं तुम्हें आज सच में समझूंगा। तुम ह्यूमन पाथ की एक व्याख्या हो। तुम रेंजू की छोड़ी हुई असली विरासत हो। ह्यूमन पाथ के मेथड से मैं एक बिल्कुल नया शरीर बना सकता हूं। सोल रिप्लेसमेंट के बाद मैं आधा अदरवर्ल्डली डेमन बन जाऊंगा। शायद सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अब भी। अफसोस, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। मैं इतना जख्मी हूं कि इलाज नहीं हो सकता, मौत मेरे करीब आ रही है। ये देखकर हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स गहरी हैरानी में थे। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल दुनिया में इनविंसिबल था, लेकिन वो असल में चोटों से मारा। उस किसने जख्मी किया? या उसने ह्यूमन पाथ के मेथड्स टेस्ट करते हुए खुद को जख्मी कर लिया? मिरियड ट्रिब्यूलेशन ग्रैंड क्लियर स्पेस अभी भी जारी थी। स्पेक्ट्रल सोल के 1000 हाथों में से आधे से ज्यादा पहले हाईजेट फ्लाइंग बर्ड्स ने काट दिए थे। उसका शरीर घावों से भरा था, लेकिन वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा था। चैप्टर 1016 ओवर अ लॉन्ग टाइम एक और मंजर सामने आया। डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंदर ऑब्सेशन डेथ डोमेन में है। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का कोई शरीर नहीं था। जो दिख रहा था वो 3 सरों और 1000 हाथों वाली रूह थी। उसने झील में अपनी सूरत देखी, खुद से बड़बड़ाते हुए, बहुत अच्छा। मैंने फुटपाथ पर बेस्ड सोल डिवाउरिंग का एक मेथड बनाया। इसने न सिर्फ मुझे मेरी पीक कंडीशन में वापस लाया, बल्कि मैं दूसरे गू इमॉर्टल्स की रूहों को निगलकर उनकी यादें और उनकी जिंदगी भर का कल्टिवेशन एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकता था। ही, क्या ये बुराई में अच्छाई है? लेकिन शुरू से आखिर तक मुझे किसी और इमॉर्टल वेनरेबल या डेमन वेनरेबल की रूह नहीं मिली। मैं समझ सकता हूं कि स्टार कॉन्स्टलेशन यहां क्यों नहीं है। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल भी यहां नहीं है। क्या वो सफलतापूर्वक घर लौट गया? जिंदा लोगों की दुनिया में वापस जाने का वक्त आ गया है। डांग माउंटेन और लुओपो वैली के बिना मेरे लिए दूर ऑफ लाइफ एंड डेथ से बाहर निकलना रेंजू के मुकाबले बहुत आसान है। लेकिन मेरी में बॉडी अभी बाहर नहीं निकल सकती। मुझे अपनी में बॉडी के लिए रास्ता साफ करने के लिए कुछ स्प्लिट सोल्स को बाहर भेजना चाहिए। HMPH, जब मैं दुनिया पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लूंगा, तब मैं तुमसे निपटूंगा। स्पेक्ट्रल सोल ने एक खास रूह को देखा। वो गहरी नींद में सो रहा था। उसके शरीर से सुनहरी चमक निकल रही थी। वो एक झील में डूबे हुए सूरज जैसा लग रहा था। अगले मंजर में स्पेक्ट्रल सोल नहीं था, बल्कि 7 आम इंसान थे। हम फिर से दिन की रोशनी देख सकते हैं, ये कमाल है। 7 लोगों में से एक ने आसमान की तरफ देखा। भले ही हम अब मॉर्टल्स हैं, हमारे पास अपनी में बॉडी के कल्टिवेशन एक्सपीरियंसेस हैं, हम जरूर गू इमॉर्टल्स बन सकते हैं। रिवर्स फ्लो रिवर की रुकावट की वजह से हम 7 ही बाहर निकल पाए, जबकि शुरुआत में 10 थे। अपनी में बॉडी को बाहर लाने में थोड़ी मेहनत लगेगी। अगर किसी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। सेफ खेलने के लिए
हमें अलग हो जाना चाहिए और सभी 5 रीजन्स में चुपचाप डेवलप करना चाहिए। हम वक्त वक्त पर कम्युनिकेट करते रहेंगे। इस मामले में क्यों ना हम लोगों को धोखा देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं? ये सही है। चलो इसे शैडो सेक्ट कहते हैं। हम सायों की तरह अनजान रहेंगे, फिर भी हर जगह मौजूद होंगे। एक दिन पूरी दुनिया हमारे साए में ढक जाएगी। ठीक है, हम सातों को रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, अजूर, ब्लू और पर्पल कहा जाएगा। जैसे इमेमोरियल हेवंस के 7 आसमान, हम कभी पीक पर खड़े थे, लेकिन अब गिर चुके हैं। ये हमें याद दिलाने के लिए है कि हम आलसी या लापरवाह नहीं हो सकते। स्वॉर्ड इमॉर्टल बोकिंग असल में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का एक स्प्लिट सोल है। हेवनली कॉर्ट केगू इमॉर्टल्स चिल्लाए। उनमें से एक बुद्धि औरत ने शर्म से कहा, हमारे सामने सबूत के साथ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मेरा स्पिरिट एफिनिटी हाउस गलती पर है कि उसने ठीक से जांच नहीं की। एक डेमन वेनरेबल के मेथड से बचना लगभग नामुमकिन है। यहां तक कि हेवनली कोर्ट में उसके स्प्लिट सोल जासूस छुपे हुए द स्पिरिट एफिनिटी हाउस की तो बात ही क्या है। खुशकिस्मती से टावर लॉर्ड ने इस पर ध्यान दिया और हेवन ओवरसीइंग टावर का इस्तेमाल करके इन हैरान करने वाले राजों को उजागर किया, जिससे हमें इस खौफनाक शैतान को रोकने का मौका मिला। हेवनली कोर्ट के एक गू इमॉर्टल ने कहा, इस सिचुएशन में भले ही वो कुछ नहीं कर सकते थे, स्पेक्ट्रल सोल की हालत भी अच्छी नहीं थी। जब से ग्रे मेमोरी उतरी थी, स्पेक्ट्रल सोल शांत खड़ा था। मिरियड ट्रिब्यूलेशन ग्रैंड क्लियर स्पेस को अपने ऊपर हमला करने दे रहा था। वो पहले हाई अनगिनत घावों से भरा हुआ था। अजूर जमीन पर मो याओ की बची कुची रूह, जो बो किंग के इमॉर्टल ज़ॉम्बी शरीर के अंदर थी, तस्वीर में जवान और खूबसूरत अजूर को देखकर गहरी भावनाओं में डूब गई। उसके चारों तरफ ग्रे धुंध हो रही थी जब उसकी यादों की गहराइयों से एक मंजर सामने आया। चारों तरफ खंडहर थे, खूनी जमीन पर अनगिनत कटी फटी लाशें पड़ी थीं। लगता था पहले यहां एक भयंकर लड़ाई हुई थी। स्वामी, मरना मत, तुम मर नहीं सकते। अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? मो याओ ने स्वॉर्ड इमॉर्टल बो किंग को गले लगाते हुए बेबस होकर सिसकियां भरीं। बो किंग ने कमजोरी से मो याओ के हाथ पकड़े। इस मोड़ पर मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेन शैडो सेक्ट से हूं, मेन स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का एक स्प्लिट सोल हूं। तुमने गलत इंसान से प्यार किया, मुझसे प्यार करना तुम्हें सिर्फ दर्द और तकलीफ देगा। जाओ, चली जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। मो याओ का शरीर कांप उठा। उसने सर हिलाते हुए मजबूती से माना कर दिया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारी पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानती हूं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये सबसे जरूरी चीज है। मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकती तो मैं तुम्हारे साथ मरूंगी। ओ ओ ओ यिंगवू जी पास से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक उत्सुक और हैरान एक्सप्रेशन था। ग्रे धुंध लगातार हो रही थी। स्पेक्ट्रल सोल के आसपास के मंजर और भी बेतरतीब होते जा रहे थे। पहले यह स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के नजरिए से था, लेकिन अब वो 7 अलग अलग लोगों के नजरिए से थे। इन सातों को उसकी बुनियाद का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिला था। उनकी अपनी मुश्किलें और दर्द थे। वक्त वक्त पर स्पेक्ट्रल सोल की म बॉडी ऑब्सेशन डेथ डोमेन से और स्प्लिट सोल्स भेजती, जो रिवर्स फ्लो रिवर से होकर गुजरते। इससे मंजर अब और भी ज्यादा केओटिक हो गए थे। हालांकि सबसे बड़ी तस्वीर ने अब भी सबका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा हुआ था। शैडो सेक्ट के CHEH मेंबर्स एक साथ जमा हुए। वो पहला बैच था जो डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ से निकला था। वो सब एब इमॉर्टल्स थे। ये मेरी गलती थी, ग्रीन बोला। अगर मैंने अजूर को ट्रेजर येलो हेवन में असबी ईमान व्यापारी को सबक सिखाने के लिए नहीं कहा होता, तो अजूर प्यार के जाल में नहीं फंसता और हमें धोखा नहीं देता, यहां तक कि हमारी में बॉडी भी एक्सपोज हो गई। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ग्रीन, पर्पल ने सांत्वना दी। ये सब हेवंसविल के बनाए हुए जाल और मुश्किलें हैं। क्या तुम सबने ध्यान नहीं दिया? जब हम मॉर्टल्स द टैब ये हल्का था, लेकिन जैसे जैसे हमारा कल्टिवेशन लेवल बढ़ा, हमारी जिंदगी भी मुश्किलों से भर गई। कुछ भी आसानी से नहीं हो रहा। हम कुछ भी करते हैं उसके फिजूल के नतीजे निकलते हैं। हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। हमें अजूर का मामला जल्दी से निपटना होगा, वरना हमारी मेन बॉडी का प्लान रुक जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? अजूर स्वॉर्ड पाथ कल्टिवेट करता है और उसकी बैटल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। क्या हमें अपनी ताकत जमा करके उस मिलकर खत्म करना होगा? ये मुमकिन है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होगी और रिस्क भी ज्यादा है। मेरे पास एक प्लान है। अगर ये सफल हो गया तो हम शायद फेरिमो याओ को अपनी तरफ कर पाएं। पर्पल ने धीरे से कहा। ओह, क्या प्लान है? पर्पल मुस्कुराया।
अजूर के प्यार के जाल में फंसने की वजह यह थी कि स्पिरिट एफिनिटी हाउस ने अपने सिग्नेचर इमॉर्टल गू लाओ का इस्तेमाल किया। ये गू रैंक 9 है, इसकी ताकत लगभग ना रोकने लायक है, इसलिए अजूर इसका शिकार हो गया। ये उसकी गलती नहीं है। आखिरकार उसका स्वॉर्ड पथ अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो ऐसे अटैक्स का सामना नहीं कर सकता। लेकिन इत्तेफाक से मुझे आज कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। मेरा विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया है। क्योंकि हम कांटेक्ट में रहे हैं, मुझे अजूर के स्वॉर्ड पाथ की गहरी समझ है। उसके मुश्किल में पड़ने के बाद मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके डिड्यूस कर रहा था। मैंने एक इमॉर्टल गू रेसिपी डिड्यूस की है। इससे विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू बन सकता है। विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू? पर्पल ने सर हिलाया। हाँ, विजडम स्वॉर्ड प्यार के धागों को काट सकता है। भले ही ये गू रैंक 9 लव गू का मुकाबला ना कर सके, लेकिन असल में हमें सिर्फ अजूर के शरीर पर लव गू से बने डाउ मार्क्स को काटना है। हम ऐसा दिखा सकते हैं कि अजूर को ये एक मौके से मिला और उस लगेगा कि उसने ये नया इमॉर्टल गू रेसिपी खुद बनाया है। एक बार उसने इसका इस्तेमाल किया, उसके शरीर पर प्यार के धागे कट जाएंगे, वो फिर से सोचने समझने लायक हो जाएगा और फिर से हम में से एक बन जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि मो याओ के पास अभी भी वो प्यार के धागे हैं, हम उनका इस्तेमाल करके उस अपनी तरफ कर सकते हैं। पर्पल की बातों ने सबको बहुत खुश कर दिया। उन्होंने तारीफ की। शानदार, ब्रिलियंट प्लान। हाहा, पर्पल जैसे विजडम पाथ गू इमॉर्टल के लायक। क्या? ये देखकर जमीन पर पड़े इमॉर्टल ज़ॉम्बी बो किंग ने गहरी तेवर चढ़ाए। शरीर के अंदर मो याओ की बची कुची रूह जानती थी कि उसके लवर ने विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू खुद बनाया था। तो उसके बाद क्या अजूर ने मेरी फीलिंग्स को धोखा दिया, या वो अब भी मुझसे प्यार करता था? एक पाल में मो याओ की बची कुची रूह हिल गई, वो शकों से भर गई। लेकिन इस वक्त स्पेक्ट्रल सोल के आसपास एक और मंजर दिखाया गया। शैडो सेक्ट के 7 इमॉर्टल्स जमा हुए। जब तक मैं एक वेनरेबल बन जाता हूं, भले ही हमारी मेन बॉडी ना हो, मैं दुनिया में सबसे ताकतवर और सब पर राज कर सकता हूं। टैब, ऐसी इनविंसिबल ताकत के साथ शायद हेवंस विल भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। कम से कम इस युग में अभी भी बहुत से लाइफ स्पैन गू हैं। अजूर ने सर उठाकर एक अहंकारी अंदाज में कहा, हेवंस विल को कम मत समझो। ग्रीन ने गंभीरता से कहा, इन सालों में जो सबक हमने सीखा है, क्या वो काफी नहीं है? पर्पल, तुम हमारे एडवाइजर हो, तुम क्या सोचते हो? येलो ने पूछा। पर्पल ने अजूर को देखा। अजूर की पहली असफलता के बाद ऐसा लगता है कि जब तक हम पूरी तैयारी करते हैं और किसी भी गड़बड़ से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फेरी मो याओ कैसी है? ही। अजूर ठंडी हंसी हंसा। वो पागल औरत, वो मेरे लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार है। वो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में कैलेमिटी बेकनिंग इमॉर्टल गू रिफाइन करने गई है। वो चाहती है कि जब मेन ट्रिब्यूलेशन से गुजरूं तो वो मेरी ट्रिब्यूलेशन को अपनी तरफ खींच ले। पर्पल ने सर हिलाया। भले हाई जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का लक पाथ काफी नया है, मो याओ का तरीका सफल नहीं होगा। लेकिन जबकि वो ऐसा करने का इरादा रखती है, तो तुम यूज चेंज सोल इमॉर्टल गू और वो इमॉर्टल किलर मूव क्यों नहीं दे देते? अगर तुम ट्रिब्यूलेशन फेल कर जाते हो, जब तक तुम्हारी रूह सलामत है, तुम्हारे पास अब भी एक बुनियाद रहेगी, तुम तेजी से फिर से शुरुआत कर सकते हो। बेहतर है कि पूरी तैयारी की जाए। अजूर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सर हिलाया। इस मंजर ने इमॉर्टल ज़ॉम्बी बो किंग के शरीर को जोर से हिला दिया। यिंगवूजी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने जल्दी से कहा, ज्यादा मत सोचो, ये एक मिरियड ट्रिब्यूलेशन है, ये शायद सच ना हो। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बो किंग ने कुछ नहीं कहा। वो एक पत्थर की तरह शांत था। उसने अपनी मुठियां भींच लीं जबकि उसके मसल्स तन गए, उसकी ईड़ी कास कर बैन थीं। शैडो सेक्ट के 5 इमॉर्टल्स फिर से जमा हुए। ब्लू फेल हो गया। उसने अपने इमॉर्टल एपेचर का इस्तेमाल किया और इमेमोरियल ब्लू हेवन फ्रैगमेंट के साथ मिल गया ताकि हेवंस विल पर रिसर्च कर सके, लेकिन वो पहले ही सपनों की दुनिया में गहरा डूब चुका है। येलो ने गहरे दर्द से कहा। इमॉर्टल्स शांत थे। लंबी देर के बाद पर्पल ने कहा, भले ही ब्लू को बचाया जा सकता है, मुझे लगता है हमें जल्दबाजी में कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह हेवंस विल का छोड़ा हुआ एक जाल है ताकि हमारे मेंबर्स एक्सपोज हो जाएं। साय, हम ये अजूर की रैंक 9 बनने की दूसरी कोशिश के फेल होने के बाद कह सकते हैं। अस ट्रिब्यूलेशन की ताकत पहली वाली से 10 गुना ज्यादा थी। जाहिर है हेवंस विल नहीं चाहती कि हम वेनरेबल्स बने। वो हर वक्त हमसे निपटने की कोशिश कर रही है। मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगा, मुझे हाल ही में एक बुरा एहसास हो रहा है। पहले अजूर, फिर ब्लू, मुझे डर है कि अगला नंबर मेरा है।
इमॉर्टल्स हैरान हो गए। उन्होंने जल्दी से कहा, पर्पल, ज्यादा मत सोचो। वे ज्यादा नहीं सोच रहा, ये एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल की भविष्यवाणी है। मेरे जाने के बाद गु इमॉर्टल डाली मेरी जगह लेगा। साथ ही हेवंस विल की ताकत हमारे अंदाजों से ज्यादा है, लेकिन उस धोखा देना नामुमकिन नहीं है। ए फ्लैट से शैडो सेक्ट छिपकर काम करेगा, चुपचाप अपनी ताकत जमा करेगा। जब हम आसमान को चुनौती देने वाला काम करेंगे, हमें एक ही बार में पूरी ताकत से काम करना चाहिए, ताकि हेवंस विल को हमारे एक्शंस पर रिएक्ट करने का टाइम न माइल। चैप्टर एंड।